आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवाई जा रही थी। वह शादी भी मेरे लिए एक अचानक से होने वाले सरप्राइज से कम नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ दिनों बाद ही अपने कमरे में अपनी पत्नी के सामने खड़ा होऊंगा और मेरी सुहागरात होगी। फिर मैं बहुत खुश था। जब अंदर जाने लगा तो जाने से पहले अंदर से मुझे अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे मेरी पत्नी किसी तकलीफ में है, जैसे उसको बहुत दर्द हो रहा है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि क्या दिक्कत है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, यही सोच रहा था कि अपनी पत्नी की मदद करूँगा। वह मेरी पत्नी थी, उसके सारे दुख, सारी परेशानियाँ मेरी थी। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, एक औरत बाहर आई और उसने कहा, "अनूप बेटा, जल्दी-जल्दी गर्म पानी का इंतज़ाम करो और किसी लेडीज डॉक्टर को बुला लो।" मैं यह सुनकर और देखकर हैरान रह गया कि यह तो मेरी मौसी थी, जो पहले से ही अंदर थी और अब कह रही थी कि किसी लेडीज डॉक्टर को बुला लो और गर्म पानी का इंतजाम करो। मैंने कहा कि हुआ क्या? तो वह कहने लगी कि अभी बताने का समय नहीं है, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। मैंने एक नज़र देखा तो हैरान रह गया। मेरी पत्नी तो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक पल को मुझे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता था? अगर ऐसा ही था, तो फिर मेरी माँ ने मेरी शादी ही क्यों करवाई थी? मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और फिर उसने हाथ जोड़कर ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम अनूप है। हम लोग गांव में रहते थे और मैं शहर में काम करता था। लेकिन मैं कभी-कभी मजाक-मजाक में अपनी माँ को कहता था कि अब मेरी शादी करवा दो। मेरा शादी करने का बहुत दिल कर रहा है। मेरी माँ कहती थी कि यह क्या बात हुई कि शादी करने का दिल कर रहा है? बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ा भाई था। मुझसे एक छोटी बहन थी और एक मुझसे छोटा भाई था। घर में शादी की उम्र मेरी ही थी, इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बारी है और बातों-बातों में मैं अपनी माँ से इशारों में कहता था, क्योंकि हमारे परिवार में कभी भी किसी ने भी परिवार से बाहर जाकर शादी नहीं की है और मुझे कोई अपनी बेटी ऐसे बिना वजह के तो देता नहीं। यह काम तो मेरे माता-पिता का ही था। मेरे पापा जी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सभी जिम्मेदारियां मुझ पर पड़ी थीं। मैंने कहा कि मेरी शादी करवा दो। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कह दिया कि अभी तेरी शादी नहीं करवा सकते। अभी हमारे ऊपर कर्ज है, वह उतर जाए तो फिर मैं तेरी शादी के बारे में सोचूंगी। मुझे बुरा तो बहुत लगा। इसका मतलब यही था कि मुझे यही कह देते कि अभी तो पैसे कमाने की मशीन बने रहो, अभी हम तेरी शादी नहीं करवाना चाहते। अभी तो हम बैठकर तेरी कमाइयाँ खाएंगे। इन्होंने तो मुझे पता नहीं क्या समझ लिया था, लेकिन फिर मैं ना करता तो कौन करता। इधर भाई बहन की पढ़ाई भी चल रही थी। मेरा भाई भी बहुत मासूम था। मुझे पता था कि अगर मैंने यह सब छोड़ दिया तो वह तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी तो उम्र ही कम थी, तो फिर किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। पापा जी भी तो इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अपने मुंह पर चुप्पी का ताला लगा लिया। लेकिन यह जरूर सोचा कि 2-4 साल तक घर नहीं आऊँगा। इन लोगों को जरा मेरी कमी महसूस हो, इनको पता चले कि मैं घर पर नहीं रहता तो कैसा लगता है। इतना तो मुझको भी इनको एहसास करवाना ही चाहिए था। इसलिए मैं तकरीबन 3 साल तक वापस घर नहीं आया। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि घर आ जा, तेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है। मुझे पता था कि उन्होंने मेरे लिए कोई कपड़े बनवाए होंगे, क्योंकि मेरे कपड़े अभी भी मेरी माँ ही बनवाती थी। लेकिन मैं चंद कपड़ों के लिए वापस आने वाला नहीं था। मैंने फिर भी थोड़ा भाव खाया और कहा कि ठीक है, 2 हफ्ते बाद मैं आऊँगा। 2 हफ्ते बाद जब घर आया तो यह देखकर हैरान रह गया, घर में तो किसी की शादी का माहौल था। मैं समझ गया था कि लगता है मेरी बहन की शादी कर रही है और मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रही। लेकिन जब पता चला कि मेरी शादी है तो मैं हैरान रह गया। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर परेशान, क्योंकि पता नहीं कौन थी, किससे मेरी शादी करवा रहे थे। मैंने माँ से पूछा तो मेरी माँ कहने लगी कि तुझे किसने बता दिया? मैंने कहा कि बाहर हलवाई बैठा मिठाई बना रहा है, उसने मुझे बता दिया। इसलिए तो मैं सोच रहा था
कि आजकल मेरी माँ मुझसे इतने सारे पैसे क्यों मांग रही थी। मेरी माँ ने कहा कि और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेरे सारे पैसे खर्च कर देना चाहती थी? तेरी शादी कर रही हूँ। मैंने कहा कि माँ, मुझे खुशी हुई कि आपने देर से ही सही, लेकिन मेरी शादी के बारे में सोचा तो सही। पर मेरी शादी किससे करवा रही हो, यह तो बता दो। ऐसे कैसे मैं किसी से शादी कर लूँ? हम गांव में रहते हैं, शादी तुम्हारी मर्जी से ही करनी है। पर मुझे तो तस्वीर भी नहीं दिखाई। अब घर में हलवाई आ चुका है, मेहमान आ रहे हैं, और अब तक आपने मेरी होने वाली दुल्हन की फोटो भी नहीं दिखाई। मेरी माँ ने कहा कि तू लड़की की तस्वीर देखेगा ना, तो तू बहुत खुश हो जाएगा। अभी के लिए मैं तुझे उसका नाम बता देती हूँ। उसका नाम रूपाली है। मैंने कहा कि नाम रूपाली होने से क्या होता है? भला वह खुद ऐसी नहीं हुई तो? मेरी माँ ने कहा कि मजाक ना कर, बहुत अच्छी लड़की है। मैं तुझे उसकी तस्वीर दिखा दूंगी। पहले तू मुंह धोकर खाना खा ले। लेकिन मैं यह देखकर भी हैरान था कि ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। माँ ने सिर्फ अपने यहाँ के ही लोगों को बुलाया था। पापा के साइड के किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया, तो माँ ने कहा कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, शादी वाला घर है और तेरे बाप के घर वालों को मैं कभी खुश नहीं कर पाई। मेरा बड़ा बेटा है तो तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो जाए, उन लोगों को नहीं बुलाएंगे हम। वैसे भी तेरे बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमारा कभी ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा कि जैसा आप कहती हो वैसा ठीक है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रही हो, मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखा दो। मेरी माँ ने मुझे लड़की की तस्वीर दिखाने में बहुत देरी की, लेकिन रात को जब वह मेरे कमरे में आई तो मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई। मेरा कमरा भी पहले से ही सजा हुआ था। यहाँ पर लड़की के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। सिंगल बेड की जगह डबल बेड पड़ा हुआ था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। कहाँ मैं शादी करने के लिए मरा जा रहा था तो किसी ने मेरी शादी नहीं करी, और अब मुझे अचानक बुलाकर इतनी जल्दी में मेरी शादी करवाई जा रही थी। लेकिन मन ही मन मैं इस बात पर खुश था कि चाहे जल्दी में हो, चाहे जैसे भी, शादी तो हो रही थी। पर मेरी माँ ने मुझे लड़की की तस्वीर दिखा दी तो मैं बहुत हैरान रह गया। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लंबे कद की थी, दुबली पतली थी और मेरी उम्र की ही लगभग थी। उसकी तस्वीर को देखते हुए तो मैं कहीं खो गया। मेरी माँ ने मेरे हाथ में वह तस्वीर ले ली और मेरे कान में कहा कि यह तस्वीर है, तस्वीर। कल को वह तेरे पास आ जाएगी, फिर उसको बैठकर देखते रहना। मैं भी शर्मिंदा सा हो गया। मैंने कहा कि इतनी सुंदर लड़की आपको मिली कहाँ से? इतना सुंदर तो आपका बेटा भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो हीरा है। वैसे एक बात थी कि मेरी माँ मुझसे कोई इतना ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती थी कि मेरा बेटा हीरा है, मेरा बेटा चांद है, लेकिन आज कर रही थी। अभी तक इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वह सब कुछ ही ऐसा था कि जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन हो सकता है, लेकिन अब हो रहा है। सुबह मेरी शादी थी। मेरी माँ ने मेरे लिए कपड़े भी रख दिए और मुझे कहा कि समय से तैयार हो जाना, शादी मंदिर में होनी थी। हम लोग भी सज धज के मंदिर पहुंच गए। मेरी पत्नी ने फिलहाल घूंघट किया हुआ था, उसकी तरफ से उसके घर वाले थे। सभी रस्मों रिवाज के साथ हमारी शादी हो गई और अब हम लोग वापस घर की तरफ आ रहे थे। मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दिया गया और कुछ छोटी मोटी रस्में होने लगी। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि बेटा, यह सभी लोग जो हैं उनका जाने का इरादा है, इनको विदा कर दे। मैं ऐसे कामों में उलझा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 3-4 घंटे गुजर गए और रात हो गई। मेहमानों में से भी कुछ मेहमान वापस चले गए, सिर्फ मेरी मौसी ही रह गई थी और अब घर में काफ़ी सुकून था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तू अपने कमरे में चले जाना, रूपाली तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुन लेना। मैंने कह दिया कि ठीक है, पर मैं अपनी माँ के पास जाना भूल गया और सीधा अपने कमरे की तरफ ही चल पड़ा। अभी अपने कमरे से थोड़ा दूर ही था कि ऐसी आवाज़ सुनी कि हैरान रह गया। ऐसा लगता था मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है। वह बुरी तरह से चिल्ला रही थी,
मैं डर गया। मैंने कहा क्या हो गया है उसको साथ उसके, क्योंकि उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ थी। लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगा तो मेरी मौसी बाहर निकली और कहने लगी कि जाकर किसी लेडीज डॉक्टर को बुला लाओ। मेरी माँ भी अंदर ही थी। मैंने कहा हो क्या रहा है, तो उन्होंने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और कहा कि पहले तू जाकर डॉक्टर को बुला ला और यह शेरवानी बदल कर जाना। मैं भी हैरान रह गया और एक पल को कहीं खो गया। तो मेरी मौसी ने कहा कि खड़ा क्यों हो, जल्दी जाओ। मैं फौरन ही शेरवानी बदल के भागा और डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर भी मुझे देखकर हैरान हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा कि आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, तो मुझे भी बता दीजिए। उसने कहा कि बाद में बता दूंगी। अब लेडीज डॉक्टर भी कमरे में चली गईं और अंदर से आवाज़ आने लगी। मेरी माँ भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। मेरी मौसी भी, डॉक्टर भी, जैसे अंदर जाकर खो सी गई हों। कभी अंदर पानी जाता तो कभी अंदर तौलिया, कभी कपड़े तो कभी कुछ, लेकिन मुझे कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैं बड़ा परेशान हो रहा था और हैरान भी कि अंदर क्या हो रहा है। आज तो हमारी सुहाग रात थी, किसके साथ इस तरह हुआ होगा कि उसकी सुहाग रात है और उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। और फिर तबीयत खराब होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि वह पूरा दिन शादी में एक ही जगह पर बैठी रहती हैं, थक जाती हैं, या फिर किसी के पैरों में दर्द हो जाता है। यहाँ पर तो मेरी पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी। यह जो कुछ भी हो रहा था वह मुझे समझ आ रहा था, लेकिन मैं किसी और के मुंह से यह सब सुनना चाहता था कि यह सब कुछ क्या हो रहा था। थोड़ी देर के बाद किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं अपने भाई के कमरे में चला गया जो सो रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मेरे पास आई थी और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा कि यह सब क्या है, तो मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि तेरी पत्नी के ये बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा ये किसका बच्चा है? आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से करवाई जो माँ बनने वाली थी, और मेरी सुहाग रात पर ही उसने बच्चा पैदा कर दिया। आपको जरा भी ख्याल है माँ कि आप यह क्या बोल रही हैं, और मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? मैं तो वहाँ पर मजदूर बनकर आप लोगों के लिए मेहनत करता था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। यह तो वही बात हुई कि मुझे एक सुंदर सपना दिखाकर और फिर यह बताया गया कि ऐसा तो कोई सपना ही नहीं है। मुझे जिस लड़की की तस्वीर दिखाई गई थी वह शकल से ही बहुत सुंदर और सुशील लग रही थी, पर यह थी मेरी सुशील पत्नी जो शादी की रात ही बच्चा पैदा करके बैठ गई थी। किसका बच्चा था और कौन था इसका बाप? और मेरी माँ, उससे तो इस औरत को सबसे पहले अपने घर से निकालना चाहिए था, बल्कि मेरी शादी उससे नहीं करवानी चाहिए थी, और वह तो उसकी मदद कर रही थी। अभी जो बच्चा इस दुनिया में आ गया था, पता चला कि वह एक बेटी है, लेकिन मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपनी मन्नतों को मानकर ही बैठा था। मेरी पत्नी मुझसे बार बार बात करने के लिए परेशान थी, कभी उधर जाती तो कभी इधर आती। मौसी भी साथ में उसकी मिली हुई थी, इसलिए ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाया नहीं गया था। मतलब इन लोगों ने मेरे खिलाफ योजना बनाई थी। मैं तो इस घर का बेटा था, फिर मेरे साथ ही सब कुछ क्यों किया गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी ने आकर बताया कि बेटी हुई है, तो मैंने कहा कि हाँ, जैसी उसकी माँ है वैसी ही बेटी भी बनेगी। माँ, इस औरत को कहो कि अपना बच्चा उठाए और अपना सामान भी उठाए और निकल जाए इस घर से। पर मैं उसको और उसके पाप को पालने वाला नहीं हूँ। अगर यह बात 1-2 महीने पुरानी होती तो शायद मैं यह मान लेता कि आपको भी पता नहीं था, लेकिन आप 9 महीने की गर्भवती औरत से मेरी शादी करवा दी और आपको एक पल को भी पता नहीं चला। मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ था ना मेरी माँ। माँ ने कहा कि मैंने भी तुझे तो जन्म दिया है, तेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं। तुझे अपने पापा जी का तो पता है नहीं कि वह घर में कितने कामों में मेरी मदद करते थे। मैं तुम लोगों को कैसे पालन पोषण किया है मैं खुद जानती हूँ। तू बहुत छोटा था, मेरा पहला बेटा था। मैं तुमसे अपनी मेहनत का हिसाब मांगती हूँ। आज तुम्हें अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। तुम्हें इस लड़की को स्वीकार करना होगा। मैंने कहा कि माँ, आपको क्या हो गया है? लड़की को निकालिए यहाँ से। मुझ में क्या कमी है? क्या मेरी पहले शादी हो चुकी है?
क्या मैं 4 बच्चों का बाप हूँ? मुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगी? अच्छा कमाता हूँ, मेरी माँ ने कहा। मैं तुझे पूरी बात नहीं बता सकती। लड़की को घर से ना निकालना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू इस लड़की को कबूल कर ले और सब लोगों को यही बता दे कि यह तेरा बच्चा है। कह दे कि पहले से ही तो उससे प्रेम करता था और यह सब कुछ तूने किया है। अब मेरे साथ मेरी माँ ने ऐसा कर दिया था कि जिसको मैं अभी तक समझ में ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि तुझे क्यों ऐसा लगता है, क्यों मुझे इतने बड़े ज्वाला में ढकेल रही हो? माँ ने कहा, तुझसे कोई कुछ भी पूछता है तो ज़्यादा बात नहीं करनी। तुझे कहना है कि तू रूपाली की बेटी का बाप है, बाकी मैं संभाल लूँगी। तुझे तेरी माँ की कसम है, तुझे यह किसी और के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए करना है। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? मैंने कहा कि अभी तक तो सब कुछ तेरे लिए ही तो किया है, लेकिन अब यह ज़्यादा हो गया। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं भाई के कमरे में ही सो गया। पर सारी रात नींद नहीं आई थी। 2-4 दिन गुजर गए, मौसी भी चली गई। मेरी माँ और रूपाली मिलकर ही उस बच्ची का देखभाल कर रही थी। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा था और न ही गोदी में उठाया था, लेकिन वैसी ही थी जैसे छोटे बच्चे होते हैं। मेरी माँ यह सब कुछ क्यों कर रही थी? उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी, क्योंकि चाहे वह दुनिया की सबसे अच्छी औरत क्यों ना वह कोई देवी ही हो, लेकिन अपनी बहू के लिए कभी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। वह भी ऐसी बहू जो पीठ पीछे इतना गुनाह करके आई हो और शादी की रात किसी और का बच्चा पैदा करके हाथों में पकड़ा दिया है। और जिस तरह मेरी माँ उस लड़की से प्यार करती थी, ऐसा लगता था कि उनके दिल में रत्ती बराबर भी नफरत या जहर नहीं है। लेकिन यह बात ना तो मुझे हजम ही हो रही थी और ना ही कुछ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि यह बात किसी को कानों कान भी पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे इस बात को अपने दिल में छुपा के रखता। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को यह सब कुछ बता दिया। वह भी सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि एक लड़की को मैं जानता हूँ, अगर तुम बताते कि तुमको शादी करनी है तो मैं उस लड़की से बात करता। मैंने कहा कि बताओ, मुझे बताओ लड़की कैसी है। तो वह कहने लगा कि लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। उसके बाप और भाई साथ में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते। इसकी 2-3 बहनें और भी हैं, यह शायद सबसे बड़ी है। हमें नहीं पता कि देखने में कैसी है, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी लड़की है। अगर तू मुझे सिर्फ इतना ही बता देता कि तेरी शादी उस लड़की से हो रही है, तो मैं तुझे आंख बंद करके कह सकता था कि उससे तो बहुत अच्छी लड़की है ये। लेकिन यह बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही थी कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो इस हद तक पहुंची। और मेरी माँ को क्या है कि वह भी इसका साथ दे रही है। देख, तुझे सब कुछ तेरी माँ ही बता सकती है। मैंने कहा कि मुझे यह नहीं जानना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो यह जानना है कि इसके साथ यह सब कुछ किसने किया, क्योंकि जिसने भी यह सब कुछ किया है, मेरी माँ उसका साथ दे रही है। तू तो अच्छी तरह से जानता है, जो लड़की शादी की रात ही बच्चा पैदा करके दे दे, फिर वह अच्छी लड़की तो नहीं होती। यह तो सबको ही पता है। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ होगा। इसको बचाने वाली मेरी माँ है, और मेरी माँ सिर्फ उसको ही नहीं बचा रही, उसकी संतान को भी बचा रही है और उसकी संतान के बाप को भी बचा रही है। क्योंकि जब मैं पूछता था कि मुझे बता दो कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, तो वह चुप हो जाती थी। क्यों मेरे सर पर किसी और का पाप डाल रही हो? क्या मेरा कसूर है? मेरे दोस्त को भी बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा कि मैं तेरी माँ को जानता हूँ, पता नहीं उनको क्या हो गया है। आंटी जी ऐसी तो लगती नहीं थी। उनको तो उस लड़की को पहले ही दिन घर से निकाल देना चाहिए था। तेरी शादी इससे नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन अब कुछ इस तरह की है कि अगर तू उनसे पूछेगा तो वह बार बार झूठ बोलेंगी और तुझे इस बात का पता नहीं चलेगा। तू एक काम कर, उस लड़की को भरोसे में ले और उसे किसी तरह अस्पताल ले जा और वहां जाकर उस बच्ची का डीएनए टेस्ट करा ले, तो पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है। मैंने कहा कि लेकिन डीएनए टेस्ट सिर्फ लड़की का कराने से क्या होगा, दूसरे आदमी का भी तो टेस्ट करवाना होगा ना। उसने कहा कि हाँ, यह बात भी है। आसपास के लोगों को किसी तरह बहाने से ले जा, कुछ तो कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। यह काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
मेरी पत्नी ऐसे रोती रहती थी जैसे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो, जबकि जुल्म मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझसे यह सब कुछ नहीं हो रहा। मेरी माँ ने कहा, तू सब कुछ संभालने की कोशिश कर, तू अपनी पत्नी के साथ रह, वह तेरी पत्नी है, उसके साथ थोड़ा समय बिता, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपनी जिंदगी का दिन एक दूसरे के साथ गुजारोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता था। मेरी माँ कहती थी कि अगर हमने बच्चे को नहीं अपनाया तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। पता नहीं कौन सी आफत और कयामत की बात कर रही थी। मेरे लिए तो पहले ही मुझ पर मेरी कयामत आ चुकी थी। मेरी माँ ने मुझे फिर से अपनी बातों में घुमा लिया और कहा कि अपने कमरे में सोया कर। पर जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मैंने एक अजीब बात देखी थी। वह रात को नींद में बोलती थी और ऐसा लगता था कि किसी से डर रही है। अजीब सी बातें करती थी, कहती थी, नहीं नहीं, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। इस तरह की बातें करती थी। मेरा दिल करता था कि मैं उसको जगा दूं। शायद वह भी बुरा सपना देख रही थी, लेकिन फिर मैं सो जाता था और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुल जाती थी। तो मैंने सोने का नाटक करके एक दिन देखा था और फिर वह 1 घंटे तक रोती रही थी। ऐसी भी क्या बात थी? मुझे लगा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने सब कुछ मेरी माँ पर डाल दिया और कहा कि आप अपनी माँ से ही पूछ लें। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। इन दोनों औरत ने मिलकर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। अब मैं क्या करता, किस तरफ जाता, किससे बात करता? फिर वही बात, अपने दोस्त की बात पर मैं सोचने लगा और मैंने इरादा बना लिया कि अब मैं कुछ भी करके अपनी बच्ची का टेस्ट जरूर कराऊंगा। और एक दिन अपनी पत्नी को बातों में लगाकर अस्पताल ले गया। मैंने कहा कि बच्चे को पोलियो की दवा पिलाने के लिए डॉक्टर ने बुलाया है, चलो इसको ले चलते हैं। वह मेरी बात मान गई। रास्ते में भी सब लोग देख रहे थे कि ये देखो, इसकी अभी अभी शादी हुई है और इसने बच्चा उठा रखा है। सब लोग यह समझते थे कि मैंने शादी से पहले ही किसी औरत के साथ सब कुछ किया था और फिर उससे शादी कर ली। कुछ लोग कह देते कि चलो कोई बात नहीं, अपनी गलती को स्वीकार तो किया है। और मैं बीच में मुफ्त में फंस गया था। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, तो फिर स्वीकार करने की बात कहाँ से आ गई? खैर, मैंने बच्ची के बारे में डॉक्टर को बताया और कहा कि आप उससे सैंपल लें। उसने ऐसे ही किया और फिर किसी तरह अपने दोस्त की बात पर अमल करते हुए इधर उधर से सबके सैंपल जमा किए, अपना सैंपल भी दिया और अब मुझे रिपोर्ट का इंतजार था। मैंने अपनी पत्नी की भी पूरी खोज करवाई ताकि पता चल सके कि यह घटना किस वक्त हुआ था और वह कहाँ थी। यह सारी बातें वह मुझे खुद भी तो बता सकती थी, लेकिन उसने अपनी जुबान पर 1 किलो का ताला लगा रखा था। वह कुछ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन लगेंगे, फिर पता चल जाएगा। इस सारे मामले के बीच मैं अपने भाई को समय देना तो भूल ही गया था। वह मेरा छोटा भाई था। मैंने सोचा था कि शायद उसे कुछ पता होगा, लेकिन जब उससे पूछा तो उसने भी यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो माँ कहाँ जाती आती थी? उसने कहा कि हाँ, रोज माँ कहीं चली जाती थी, शायद भाभी के घर जाती थी, लेकिन मुझे बताती नहीं थी। मैं पूछता था कि क्यों, तो कहती थी कि नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँ तुझे मेरे साथ नहीं जाना। मैं भी उस समय यही सोचता था कि आखिर माँ जाती कहाँ थी, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं बताया। और फिर एक दिन कह दिया कि तेरे भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है। मेरा भाई बेचारा मासूम मुझे किस तरह से यह बातें बता रहा था कि पता लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो उसे घर का मर्द बनाकर गया था, लेकिन उसकी मर्द बनने वाली उम्र ही कहाँ थी। अभी तो वह 10वीं कक्षा में था। जितनी मासूमियत से सब कुछ बता रहा था, अपनी माँ पर ही गुस्सा मुझे आ रहा था, क्योंकि उसी ने कोई खिचड़ी पकाई थी और मेरे भाई को भी बीच से निकाल दिया था। उसको तो कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर ने 2 दिन बाद मुझे बुला लिया, रिपोर्ट मेरे हाथ में दी, लेकिन उस टाइम मैं जज्बाती हो गया, क्योंकि जब घर आया तो मेरी माँ एक दूर के रिश्तेदार से झूठ बोल रही थी। कह रही थी कि हाँ हाँ, यह तो मेरे बड़े बेटे की बीबी है और उसकी यह बेटी है। उनके सम्मुख तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद मैं चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया कि ना तो यह मेरी पत्नी है और ना ही यह मेरी बेटी है। मैं दोनों को ही स्वीकार नहीं करता और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। मेरे हाथ में रिपोर्ट थी। मैंने अपनी माँ को और रूपाली की तरफ ऐसे देखा
कि जैसे उनका प्लान नाकाम हो गया। वह दोनों परेशान हो गई। इससे पहले कि रिपोर्ट खोलकर देखता, माँ ने मेरे हाथ से वह रिपोर्ट ले ली और उसे फाड़कर फेंक दिया। मैं हैरान रह गई। मेरी माँ ने कहा, मैं तुझे सच सच बता देती हूँ, इस तरह घर में तो सब पर शक ना कर, यह बड़ी बुरी बात है। मैंने कहा, अच्छा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप चाहते हो कि मैं किसी को कोई बात भी ना करूं, पता लगाने की कोशिश भी ना करूं। तब मेरी माँ ने मुझे जो बात बताई, मैं सुनकर हैरान रह गया। वह मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया, जिसका नाम रिया रख दिया गया था, और मेरी आंखों में आंसू थे। साथ ही मैंने रूपाली को भी गले से लगाया और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। वह भी रोने लगी और उसने कहा कि मैंने तो आपको कभी गलत माना ही नहीं, मैं तो आपको कब का माफ़ कर चुकी हूँ। और वह मेरे साथ उस दिन से बहुत खुश रहने लगी। मैं रिया को इतना प्रेम करता हूँ कि भूल जाता हूँ कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वह बिल्कुल भी मेरी बेटी नहीं है, वह मेरी ही बेटी है। हाँ, बात कुछ इस प्रकार है कि मेरा भाई विशाल, जिसे हम लोग बहुत मासूम समझते थे, उसकी संगत बुरी थी और वह बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था। उसके दोस्तों ने रूपाली को कहीं देखा और जब उसने उन लोगों के साथ जाने से इनकार किया और उनके मुंह पर दे मारा, तो उन्होंने एक प्लान बना लिया और सबने मिलकर रूपाली के साथ बहुत बुरा किया। इतना बुरा किया कि वह अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उसे बचा लिया गया और 1 डेढ़ महीने बाद ही पता चला कि वह पेट से है। वह फरियाद लेकर मेरी माँ के पास आई और उसने कहा कि अब मैं केस करूँगी और वह लोग जो आपके बेटे के दोस्त थे, वह सब तो अमीर हैं, शायद बच जाएं, लेकिन आपके बेटे को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगी। और उससे पूछा तो उसने भी कबूल किया कि हाँ, ऐसी ही बात है। लेकिन विशाल को तो अभी पढ़ाई चल रही थी और रूपाली उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अंदर तो बिल्कुल भी अकल ही नहीं थी। हाँ, बुरा काम करने की समझ थी उसको, लेकिन वह एक लड़की को सहारा नहीं दे सकता था। इसलिए मेरी माँ ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए यह कहा कि मैं तुझे अपने परिवार की बहू बनाऊंगी। शादी की रात को मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अपनी बीवी के कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में आ जाना। शायद वह मुझे उसी दिन सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन रूपाली की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसी समय मैं माँ के पास जाना भूल गया और सब कुछ उसी तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से सोचा गया था, क्योंकि रिपोर्ट में मेरे भाई ही उस बच्चे का बाप था। एक औरत को पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। रूपाली को भी पता था, इसीलिए वह मेरे माँ के पास आई थी। उसी दिन के बाद मैंने एक सख्त निर्णय लिया। मैंने अपने भाई को दूसरे शहर भेज दिया, जहाँ पर वह हम सबसे दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई करे, और उसे अपने लिए वहाँ पर पैसे भी कमाने के लिए बोल दिया। उसे जरा जिंदगी का पता तो चलता, शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन उसके बाद हमने उसे घर में कभी भी इन सारी बातों का जिक्र नहीं किया। आज रिया 2 साल की हो गई है, रूपाली फिर से माँ बनने वाली है। मुझे लगता है कि फिर से एक प्यारी सी बेटी ही पैदा होने वाली है और फिर रिया को भी एक प्यारी सी बहन मिल जाएगी। विशाल के साथ क्या करना है अभी मैंने सोचा नहीं है, पर मैं उसे इस घर में कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह इस घर में मेरी बीवी के साथ कभी रहे। अभी तो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा है, उसके बाद उसे कहीं और भेज दूंगा, लेकिन वह कभी भी मेरी आंखों के सामने, मेरी पत्नी के सामने नहीं रहेगा। आप लोग बताएं कि अगर मैं अपने भाई के लिए कभी ऐसा फैसला कर रहा हूं तो क्या ये ठीक है या नहीं। पर एक बात बड़ी अजीब है कि मैंने विशाल के बारे में जब सुना तो अचानक से मेरे दिल में उसके लिए प्रेम जाग गया, और अब मुझे पता चला कि वह बेचारी खुद कितने कष्ट में थी। तभी तो वह रातों को उठ उठ कर रोती थी। इसमें उसका क्या कसूर था? वह तो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, तो फिर उसके साथ बुरा क्यों हुआ? मैं कैसे देख सकता था? और वैसे तो वह मेरी पत्नी बन चुकी थी, तो मैंने उसे पूरे सच्चे मन से कबूल भी कर लिया और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मेरी माँ कोई उल्टा फैसला भी नहीं कर सकती थी। यह भी कह सकती थी कि यह बच्चा मेरे बेटे का नहीं है, निकल जा यहाँ से। पर मेरी माँ ने भी इंसाफ किया और इस दिन से मेरी माँ के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।